जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अभी 21 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, जिसकी आंसर की है मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करवा दी गई थी। और मैंने आपको उस टाइम कहा था जैसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओरिजिनल आंसर की उपलब्ध हो जाएगी तो मैं आपको वो आंसर की भी उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपको ये पता चल सके भी आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की कॉपी है वो एग्जामिनर यानी जो कॉपी जांचने वाला जो टीचर है वो किस प्रकार से है वो आपकी कॉपी जांचेगा। क्योंकि पूरे राज्य में कॉपी जांचने में समरूपता रहे, इसके लिए एक आंसर की है वो भी एग्जामिनर को बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पॉलिटिकल साइंस के जो एग्जामिनर है उनको मूल्यांकन के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट पता चल पा रहा है भी आपको जो ये कॉपी जो आंसर शीट उपलब्ध करवाई जा रही है इसको भी आप देखते हुए अपने विवेक से निर्णय लेकर अंक प्रदान करें। यानी जरूरी नहीं भी इसके अंदर जो बात कही गई उसी को 100% आधार मानना है। अगर टीचर को लगता है बच्चे ने अपने विवेक से उस प्रश्न का सही आंसर देने की कोशिश की है तो उसके आधार को भी सही मानते हुए नंबर देना है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न था आपका भी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना यानी नाटो की स्थापना कब हुई, तो उसका सही यानी 1949 सही था। और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किसे किया गया, रूस था। पहले का जो तीसरा था 7 दल के गठबंधन की बात थी तो उसका उत्तर नेपाल था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात आती है तो 24 अक्टूबर 1945 यानी चौथा ऑप्शन सही था। पांचवा था आतंकवादियों ने जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया उसकी तारीख 11 सितंबर 2001 थी। पृथ्वी सम्मेलन वाला जो प्रश्न था, देश बताना था, वो ब्राजील था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात हुई तो ब ऑप्शन सही था, उसका 1953। भारत के पहले चुनाव आयुक्त की बात थी तो ए ऑप्शन सही था, सुकुमार सेन। और मिल्कमैन ऑफ इंडिया की जो बात आई थी वर्गीज कुरियन यानी बे ऑप्शन उसका सही था। इसी प्रकार 10वां प्रश्न था भी गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो स ऑप्शन यानी इंदिरा गांधी ने दिया। फिर 11वां था नामदेव डसाल ने जो सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा गया, तो 11वें में ए ऑप्शन यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर उसका सही ऑप्शन था। और 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, तो उसका जो ऑप्शन था वो ब था यानी 415 था। तो ये सारे अपने कर चुके हैं। इधर आप दूसरी साइड में आप देख पा रहे हो भी किताब की किस पेज संख्या से ये प्रश्न है वो लिए गए, ये भी दर्शाया गया है यहाँ। फिर आता था दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान का, जिसमें पहला था भी 1962 में सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा मिसाइल तैनात की। उस टाइम सोवियत संघ का नेता कौन था, तो क्रुश्चेव था, निकिता क्रुश्चेव या क्रुश्चेव आपने लिखा है। और जापान के 2 शहरों की जहाँ बम गिराए गए उनकी बात थी तो हिरोशिमा और नागासाकी। और 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर की बात थी। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल की स्थापना है वो 1955 में हुई थी। इसी प्रकार छठा आपका रिक्त स्थान वाला प्रश्न था भी भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया, तो यहाँ आप देख पा रहे हो 26 जनवरी 1949 लिखा हुआ है जो कि गलत है। सही उत्तर 26 नवंबर 1949। अब आप सोचेंगे भी की में तो जनवरी है, कहीं टीचर जनवरी से चेक नहीं कर दें, तो आपको बताना चाहूँ इस ओरिजिनल की के साथ ही एक सप्लीमेंट्री की है वो भी बोर्ड ने टीचर को उपलब्ध करवाई है, जिसमें ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है, आप देख भी सकते हो भी। दूसरे रिक्त स्थान वाले का 5वां जो प्रश्न है उसमें 26 जनवरी 1949 की जगह 26 नवंबर 1949 को सही माना जाए। समझ गए आप? तो कोई त्रुटि हो भी जाती है तो उनका संशोधन पत्र भी उस एग्जामिनर के पास है, वो आ जाता है। इस प्रकार एक और त्रुटि भी है, उसके बारे में भी बताया गया है जिस पर हम आगे बात करेंगे। छठा रिक्त स्थान था भी 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने किस आयोग की सिफारिशों को लागू किया, तो आपको पता है उसका उत्तर मंडल आयोग था। फिर तीसरा प्रश्न आ गया आपके अति लघुतरात्मक का भी द्वितीय महायुद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे, तो अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये नाम लिखने थे। और अगला प्रश्न था दूसरा, भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए, फरका संधि पर किए। अब आप देख रहे हो इतना उत्तर लिखते ही आपको पूरा नंबर। तीसरा था अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम है वो बताने थे, तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये नाम लिखने थे पांचों।
उसके बाद सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष आपको बताने थे, तो एक मानवता की सुरक्षा हो गया और दूसरा विश्व की सुरक्षा हो गया, इसका 1 नंबर। अगला 5वां प्रश्न था भी BWC कब हुई? 1972 में हुई। फिर था मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल है? पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह में से 2। अब आपको यहां बता दूं, तीसरे का जो छठा प्रश्न है आपका, इसमें भी बोर्ड ने एक संशोधित जो की है वो बता दी और टीचर को ये सूचना दे दी गई है, आप देख भी सकते हो भी, इसमें से कोई एक नाम भी अगर बच्चे ने लिखा है, चाहे वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह या बाहरी अंतरिक्ष, इन चारों में से कोई एक भी लिखा है तो 1 नंबर है वो बच्चे को दे दिया जाए। तो तीसरे के छठे के अंदर अगर आपने एक नाम भी लिखा है इन चारों में से तो आपको पूरा अंक है वो मिलेगा। अगला प्रश्न था कि भारत में 3 आम चुनाव में किस दल का प्रभुत्व रहा? तो कांग्रेस का रहा। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन है वो किस आधार पर हुआ? सोवियत संघ की विचारधारा के समर्थन और विरोध के कारण। तो इतनी बात आपने लिखी है तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर। यूएसएसआर की विचारधारा के समर्थन, एक गुट उसका समर्थन कर रहा था, दूसरा उसका विरोध कर रहा था, इस आधार पर विभाजन हुआ। थोड़ा बहुत अगर शब्दों का आपने इधर उधर किया है तो सही मान लिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद था बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताया जा चुका है अभी 1944 में उद्योगपतियों के समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था हेतु जो संयुक्त प्रस्ताव दिया था उसको ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो इतनी बात आपके सामने जो लिखी है लिखा है तो 1 नंबर पूरा है। उसके बाद 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कौन सी 2 विरोधी जो समूह थे उन्होंने समर्थन किया? तो वो भाजपा और वाम मोर्चा है। फिर था भी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो कांसीराम का नाम आता है। इतना नाम लिखते ही प्रश्न में पूरा अंक मिलेगा। बाम सेफ का मुख्य उद्देश्य की बात आती है तो आप देखेंगे भी SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। चाहे आपने ये लिखा है भी SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों को राजनीति में हिस्सेदारी दिलाना, तब भी सही है, एक ही बात है। तो उनके हितों की रक्षा करना, बहुजन जिसको कहा जाता है, उनके हितों की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद में आपका सेक्शन ब स्टार्ट हो जाता है, यानी खंड ब की बात आती है। और खंड ब में आपको पता है 2-2 नंबर वाले प्रश्न थे भी, शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी थे? कोई 2 कारण बताने थे, जैसे भी एक वहाँ महत्वपूर्ण संसाधन, हथियारों और सेना संचालन से संबंधित बातें अगर आपने लिखी है तो 2 नंबर मिलेंगे। आपने अगर अपने तरीके से भी लिखा है जो भी याद था तो उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर था भी गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत का हित साधन कैसे किया? 2 तर्क देने थे तो आप बता सकते थे भी भारत अपने हित संवर्धन के फैसले ले सकता था, 2 गुटों से हित पूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था, या जो आपने पूर्व में जो याद किए, जरूर नहीं भी एग्जैक्ट ऐसी ही लैंग्वेज हो, अर्थ सही निकलना चाहिए, उसके आधार पर भी पूरे नंबर मिलेंगे। शॉक थेरेपी का संक्षेप में अर्थ बताना था। विपूंजीवाद की ओर संक्रमण करने वाले देशों हेतु विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल जिसका शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। तो इतनी बात लिखी है तो 2 में से 2 मिल जाएंगे। और ये भी हो सकता है सिर्फ शब्द के अर्थ पर भी कुछ टीचर 2 में से 2 दे दे, वरना 1 नंबर तो आपको इतनी चीज का मिल जाएगा भी इसका शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। उसके बाद अगला प्रश्न था भी सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रभावों को, तो शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हो गई, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध में बदलाव आ गया। इस तरीके की 2 बातें आपको इसमें लिखनी थी। उसके बाद था भी लिट्टे की प्रमुख मांग क्या थी? तो लिट्टे की प्रमुख मांग थी भी श्रीलंका में तमिलों के लिए अलग देश है वो बनाया जाए। अब इतनी बात के लिए 2 नंबर आपको दिए जा रहे हैं भी, अलग देश की मांग है वो की गई थी। अब आप सोच रहे हो ना, जो मैं आपको बात बताता था भी ज्यादा बड़ी कहानी नहीं, उत्तर सही निकलना चाहिए बस, और उसके पूरे अंक मिलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के 2 कारण बताइए, ये 9वां प्रश्न था। तो एक कश्मीर के बारे में आपको बताना था और थोड़ा सा आतंकवाद के बारे में। तो ये तनाव के कश्मीर की समस्या और आतंकवाद की, ये 2 प्रमुख कारण रहे। तो दोनों बात लिखे हैं तो 1-1 नंबर आपको मिल जाएंगे 2 शब्दों से ही। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको पता है ग्लोबल टेम्परेचर पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने के दिशा निर्देश, जिसमें भारत सही 160 सदस्य देश है जो शामिल रहे हैं। तो इस प्रकार की बात लिखने के पूरे नंबर।
उसके बाद 11वां प्रश्न था कि भारत के स्वतंत्र होते ही उसके समक्ष अनेक चुनौतियां थी, किन्हीं दो को संक्षेप में बतानी है। तो इसमें एक तो होगी एकता के सूत्र में बांधे रखने की, दूसरी लोकतंत्र को कायम रखने की। आपने तीनों में से कोई भी दो के बारे में आपने ये इतनी बात लिखी है तो आपको पूरे में से दो मिलेंगे। अगला प्रश्न था भी कांग्रेस की सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो देखेंगे भी प्रारंभ में अंग्रेजी शैली और अभिजन वर्ग तक धीरे धीरे किसान, उद्योगपति, ग्रामीण, शहरी मजदूर, मौलिक सभी वर्गों की नुमाइंदी, इनसे इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपको लिखनी थी भी। उसमें सभी विचारधाराओं के लोग हैं वो शामिल थे, इस प्रकार की बात आपको इसमें लिखनी थी। फिर प्रश्न था ऑपरेशन फ्लड को संक्षेप में समझाइए। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसमें सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और मार्केटिंग के राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़कर रोजगार में वृद्धि करना, इस प्रकार की बातें आपको इसके अंदर लिखनी थी। आप ये भी बता सकते हो भी किस प्रकार से आया, कब आया, तो आपको 2 नंबर में से 2 नंबर। फिर था पृथ्वी पर से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए, ये भी प्रश्न था 14वां। तो इसमें है भी देशी रियासतों के नरेशों को सरकार द्वारा एक निजी संपत्ति रखने का और विशेष भत्ते देने का आश्वासन की जो व्यवस्था थी वो प्रीवी पेयर्स थी। तो इसके भी आपको इस प्रकार की बात लिखने के 2 नंबर थे। फिर था 15वें प्रश्न की अगर बात करें भी चिपको आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। तो कारण क्या था भी सरकार की अनुमति से जंगलों की व्यावसायिक कटाई, और दूसरा परिणाम भी सरकार द्वारा हिमालय क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो एक कारण था भी क्योंकि लोगों ने पेड़ काटने की अनुमति मांगी, वो तो नहीं दी लेकिन व्यावसायिक कंपनी को दे दी, ये कारण था उस आंदोलन का, और बाद में वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस प्रकार एक कारण और परिणाम से आपको 2 में से 2 नंबर। फिर प्रश्न था 16वां, लोकसभा चुनाव 2004 के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी। कोई 2 के बारे में बताना था, तो नई आर्थिक नीति, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति, इस प्रकार के 4 पर बात की थी, किन्हीं 2 के बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको बताना था। तो 2 में से 2 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ। फिर सेक्शन 6 स्टार्ट हो जाता है, खंड 6, जो 3-3 नंबर का था। 17वां प्रश्न था भी आपके मतानुसार सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कोई 3 कारण बताने थे। तो राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में आंतरिक कमजोरी, संसाधनों का परमाणु और सैन्य व्यवस्था पर व्यय और सुधारों से आकांक्षा बढ़ना, इस प्रकार की 3 बातें हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते थे। एक अथवा में प्रश्न था, चाहिए आप वो करें भी भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध रहा और भारत को क्या लाभ हुए। तो कश्मीर मसले पर समर्थन मिला इंडिया को, ऊर्जा आपूर्ति मिली और चीन के साथ संबंधों में से संतुलन हुआ, इस प्रकार की बातें आप इसमें लिख सकते थे। 18वां था वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो वो थे भी कृषि भूमि में वृद्धि नहीं और उपजाऊ भूमि की जो उर्वरकता थी उसमें कमी आ गई, स्वच्छ पेयजल की कमी होगी, साफ सफाई का अभाव हो गया, बाल मृत्यु बढ़ गई, वनों की कटाई और विस्थापन आदि राजनीतिक जो प्रभाव थे उनके बारे में आपको कोई 3 बातें हैं वो आप इसमें लिख सकते थे। अथवा में प्रश्न था भी पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों को स्वीकार किया गया, इसकी विवेचना करनी थी। तो इसको अगर आप लिखते तो इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते थे, विकसित देश पर्यावरण की वर्तमान स्थिति के आधार पर उसकी रक्षा की सभी देशों की समान जिम्मेदारी के पक्ष में, लेकिन पृथ्वी सम्मेलन में इसे नकारा गया क्योंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया और विकासशील देश है क्योंकि अभी वो डेवलप हो रहे हैं इसलिए साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां नहीं, यानी विकसित देशों की ज्यादा जिम्मेदारियां हो, विकासशील देशों की थोड़ी कम हो, इस प्रकार की बातें इसमें आपको लिखनी थी। अगला प्रश्न था 19वां आपका भी प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार व्यक्त है वो कीजिए। तो बताना था भी इस पर क्या बातें थी भी अर्थव्यवस्था की गति धीमी रखी जाएगी, कृषि क्षेत्र पर बल दिया जाएगा, बाढ़ और सिंचाई क्षेत्र में निवेश होगा, बचत को बढ़ावा देना, भाखड़ा नांगल जैसी परियोजनाओं में निवेश, इस प्रकार की बातें आपको इसमें लिखनी थी। आप ये भी ऐड कर सकते थे भी ये पंचवर्षीय योजना कब से कब स्वीकृत हुई, किस तरह की परिस्थितियां थी, जो भी ये बातें तो उसमें आ ही जानी चाहिए थी। 53 नंबर पेज से आपकी पाठ्यपुस्तक से ये लिया गया था प्रश्न। और अथवा में प्रश्न था भी भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाया गया, इस पर अपने विचार देने थे। तो आपको पता है भारत के सामने 2 मॉडल थे, तो भारत ने एक बीच का मार्ग अपनाया था। तो पूंजीवादी विकास मॉडल पूर्णतः निजी क्षेत्र और समाजवादी मॉडल पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दे रहा था और निजी संपत्ति की समाप्ति पर बल दे रहा था। इन दोनों में जो देशों के अनुकूल हो
लागू कर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। खेती, व्यापार, उद्योग का बड़ा भाग निजी क्षेत्र में और राज्य के हाथों भारी उद्योग, साथ ही राज्य को नियमन का अधिकार दिया गया। इस प्रकार की बातें आपको इसके अंदर समझानी थी और 3 नंबर आपको प्राप्त करने थे। 20वां प्रश्न था भी कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा और क्या उसका जनादेश मिला। तो उसका परिस्थितियां क्या थी और क्या रिजल्ट रहा, वो बातें बतानी थी। तो कांग्रेस ने 2 प्रधानमंत्रियों के जल्दी जल्दी मृत्यु हो जाने पर इंदिरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। तब देश में आर्थिक संकट और विषम स्थितियां थी। गैर कांग्रेस है वो अपने चरम पर थी, कांग्रेस में गुटबाजी भी चरम पर थी। ऐसी स्थिति में जनादेश विस्फोटक था और लोकसभा जैसे जैसे तैसे बहुमत तो मिल गया कांग्रेस को और 9 राज्यों में कांग्रेस की पराजय भी होगी। तो आपको जो भी रिजल्ट संबंधी आंकड़े उस टाइम आपने जितने यहाँ दिए हैं वो बातें भी आप इसके अंदर एक्सप्लेन है वो कर सकते थे। उसके अथवा में प्रश्न था भी आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इसकी व्याख्या करनी थी। तो इसमें आप इस प्रकार से लिख सकते थे भी 1969 में कांग्रेस है वो सरकार है वो अल्पमत में आई और डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से इंदिरा गांधी सत्ता में बनी रही। 1970 में लोकसभा भंग की सिफारिश और नया जनादेश की सिफारिश हुई। गरीबी हटाओ का नारा, चुनाव प्रबंधन से साम्यवादी दल से गठबंधन के साथ 375 सीटें मिली, 48.8% मत प्राप्ति हुई। कांग्रेस और ग्रैंड अलायंस है वो सब धराशायी हो गए थे। तो इस प्रकार की बातें आपको इसके अंदर देनी थी। अब यहाँ एक चीज आप देखिए, यहाँ एक शॉर्ट तरीके से बातें हैं वो बताई गई है। तो यानी जब आप अपना उत्तर लिखें उसके अंदर इस प्रकार की बातें अगर शामिल रही है अपनी भाषा में आपकी, तो आपको पूरे में से पूरे अंक है वो मिलेंगे। जरूर नहीं भी एज इट इज ऐसा ही लिखा हो। आप देख पा रहे हो भी कोई बड़ा उत्तर थोड़ी टीचर को बताना होता है, एक आइडिया देना होता है भी हाँ भी इस प्रश्न से जुड़ी हुई इस प्रकार की बातें इसमें होनी चाहिए। तो कुछ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो, उससे वो टीचर का अपना विवेक होता है भी उसको उस टाइम क्या समझ में आ रहा है और उस आधार पर ही वो अंक आपको प्रदान करता है। अगला 21वां प्रश्न था भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, बताना था इसके बारे में। तो आपको बताया था ये प्रश्न आएगा और आ भी गया। युद्ध और शांति के मामलों में मददगार, विभेद के मसलों का बातचीत द्वारा समाधान, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और आपदा का समाधान, राजनीति के अलावा सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी, कृषि संबंधी, इस प्रकार की बातों के बारे में आपको बताना चाहिए। एक एक लाइन में भी अगर आपने चारों बातें अच्छे से लिखी है तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अथवा में प्रश्न था भी भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में आपको तर्क देने थे। तो सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के साथ स्थायी सदस्यों में भारत की प्रतिष्ठा थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की दृढ़ता और मजबूती आवश्यक, पारस्परिक सहयोग हेतु विकास को बढ़ावा देने में भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और विकास हेतु आवश्यक थी। तो पक्ष में भी भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता मिले, इसके पक्ष में आपको बताना था। तो जरूर नहीं ये लिखे आपने भी भारत एक बड़ा जनसंख्या वाला देश था या मानवाधिकार लोकतंत्र की पालना होती है, जो बातें आपको पूर्व में बता रखी है वो बातें भी लिखी है, तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। एक बार पुनः कहूँ, जरूर नहीं यहाँ जो आंसर एज इट इज दिया गया वही आप लिखोगे तब नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। प्रश्न की डिमांड के अनुसार इससे अलग उत्तर भी थोड़ा हो सकता है। अगला प्रश्न था 22वां भी भारत के विभाजन के परिणाम लिखिए। तो धर्म के आधार पर हिंसा, आबादी का स्थानांतरण, शरणार्थी शिविरों में पनाह, धर्म परिवर्तन, महिलाओं से दुराचार, ऐसी बातें, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की बातें, जो बातें यानी किस प्रकार से देश का विभाजन हुआ, उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, वो सारी यहाँ पर आपको देनी थी। और उसके बाद अथवा में था भी रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नजरिए पर लेख लिखिए। तो ये भी अपने इंपॉर्टेंट प्रश्नों में था। विदेश के आंतरिक बंटवारे को रोकने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था। रजवाड़ों को मनाने समझाने के लिए पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अधिकांश शामिल हो गए, कहीं स्वायत्ता दी, कहीं कठोर रुख अपनाया गया। तो यानी पटेल साहब ने जो काम किया उनसे संबंधित बातें इसके अंदर लिखनी थी। तो आपको 4 नंबर। उसके बाद 23वां प्रश्न ताड़ी विरोधी आंदोलन का था, कहाँ हुआ, किस प्रकार से चला, महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। अंदर के नेल्लोर जिले के दूर दराजा गांव दुबरघंटा में 1990 में महिलाओं ने पुरुषों द्वारा देसी शराब पीने की शिकायत की। शराबखोरी से घरों की अर्थव्यवस्था, सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियां खराब होती है। 5000 महिलाओं ने आंदोलन चलाया, फिर पूरे राज्य में फैला, जिसे व्यापक सफलता मिली। महिलाओं ने अन्य मुद्दे भी जो जुड़े हुए थे वो भी इसके अंदर जुड़ते गए। तो इससे संबंधित इस प्रकार की बातें आपने लिखी है। कम ज़्यादा की मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, मूल बात आ जानी चाहिए। और लास्ट प्रश्न का अंतिम था भी नर्मदा बचाओ आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते थे भी 8वें दशक में नर्मदा घाटी में विकास परियोजनाओं के तहत
एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े 135 मंजिले और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा। गुजरात सरदार सरोवर, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध के रूप में 2 बड़ी परियोजनाएं। नर्मदा को बचाने और डूब क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा आंदोलन में उठाया गया और इस कार्य को पर्यावरण, आजीविका और संस्कृति विरोधी बताया गया। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति है वो इसका परिणाम है। तो इस प्रकार से ये आपकी आंसर की थी सभी 23 प्रश्नों की, चाहे अथवा में थे सभी की। तो इसके आधार पर एग्जामिनर हैं वो आपकी कॉपी जांचेंगे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए। ये नहीं है भी 100% इसको फॉलो करेंगे, लेकिन इनसे क्योंकि एग्जैक्ट उत्तर कई चीज प्रश्नों का नहीं हो सकता, उसके आसपास की और भी बातें उससे जुड़ी हुई हो सकती है। तो टीचर को अगर वो चीज़ें अच्छी लगी, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, तो वहाँ पर भी आपको पूरे मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। तो ये बोर्ड, एक चीज़ और बता दूं, अब कई बच्चे कहते हैं सर ये किस साइट पर मिलेगा क्या है, तो ऐसा नहीं होता। ये ओरिजिनल जो आंसर की है केवल उन टीचर को उपलब्ध करवाई जाती है जिनके पास कॉपियाँ हैं वो जाँचने के लिए उपलब्ध रहती है। ये सार्वजनिक रूप से साइट के ऊपर है, इनको नहीं डाला जाता है क्योंकि ये मूल्यांकन से जुड़ा हुआ मैटर है। तो फिर भी मैंने आपको ये उपलब्ध करवाई ताकि बच्चों को समझे इस लोकतांत्रिक सिस्टम में भी, हाँ भी इस प्रकार से इसकी के आधार पर आपकी कॉपी जांची जाएगी। तो जो बच्चे अपनी मार्किंग सिस्टम को लेकर थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहते हैं तो उनको पता चल जाता है भी हाँ भाई मेरा इस प्रकार से मार्किंग है वो होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ से लाभान्वित हुए होंगे और आपकी बहुत सी शंकाओं का समाधान है वो भी मिला होगा। चलिएगा अगले वीडियो सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।